हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटाद न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो, हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद टॉपिक लिया है, उसके भाग फर्स्ट और भाग सेकंड आपको मैंने पढ़ा दिया है और आज हम नेक्स्ट भाग थर्ड लेकर आए महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत। भाग थर्ड, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाग थर्ड। मैं पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ाया था, उसके अंदर कुछ कमेंट आए थे। उसके अंदर ये बच्चों ने पूछा है कि सर परिसीमन क्षेत्र क्या होता है। तो ध्यान रखें, परिसीमन क्षेत्र वह होता है जो एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जैसे लोकसभा क्षेत्र, राज्य विधानसभा क्षेत्र। तो ये परिसीमन आयोग के माध्यम से इन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 3 के अंदर ध्यान रखें आप, अनुच्छेद 102 तक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है और अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत हम अनुच्छेद क्रमांक 108 लेते हैं, जो आपके लिए ये मान के चलो ये मोस्ट आईएमपी हैं। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए आपको मिलते हैं। तो देखिए आप, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद क्रमांक 108 में उल्लेखित है। अब कुछ मैं संसद के संयुक्त अधिवेशन से फैक्ट बता रहा हूं जिसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें आप, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है, बुलाता है, और अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता राष्ट्रपति हैं और अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब किसी विधेयक पर निर्णय नहीं निकल पा रहा है तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और उसकी जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तो फिर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हाँ, इसका ध्यान रखें आप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अंदर ये प्रावधान है कि जब लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष करेगा लोकसभा का, और अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद भी रिक्त है और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखें आप, राज्यसभा का सभापति करेगा। राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता करेगा संसद के संयुक्त अधिवेशन का। तो ध्यान रखें आप, कितने क्वेश्चन बन गए? संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वे लोकसभा अध्यक्ष करता है। और
लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त होता है तो राज्यसभा का सभापति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ध्यान रखें आप, संसद के जो महत्वपूर्ण संयुक्त अधिवेशन हुए, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं दहेज निवारक कानून। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और अगर हम बात करें तो वित्तीय निवारक कानून आयोग। जब हमारे देश के पीएम थे मोरारजी देसाई। और आतंकवाद निवारक अधिनियम, उस टाइम हमारे देश के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। मैं आपको इसके सन नहीं बता रहा हूं अभी आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये तीनों संयुक्त अधिवेशन जो हुए हैं उनका ईयर कौन सा था। ये जरूर देखें आप और कमेंट में लिखें आप, ताकि मेरे को ज्ञात हो कि कौन पढ़ रहे हैं और कौन आंसर सही दे रहे हैं, उसका हमें पता चले। हाँ, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 क्रमांक कंप्लीट हुआ है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद ले रहे हैं और यह अनुच्छेद क्रमांक 110 धन विधेयक। धन विधेयक एक आपके दिमाग में आता होगा वित्त विधेयक। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है और वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117(1) में। इसको के भी कह सकते हैं आप। अनुच्छेद 117 के या 1 के अंदर वित्त विधेयक का उल्लेख है और धन विधेयक का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। धन विधेयक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में रखा जाता है। तो ध्यान रखें आप, धन विधेयक संसद के निम्न सदन लोकसभा के अंतर्गत रखा जाता है। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा, और लोकसभा के अंतर्गत धन विधेयक रखा जाता है। और अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि धन विधेयक का प्रमाणीकरण कौन करता है, तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, नेक्स्ट अनुच्छेद लेते हैं हम, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 इसका ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के पास जो शक्ति दे रखी है वीटो पावर, निषेधाधिकार, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अब इसमें देखिए आप, मोटे तौर पर जो वीटो पावर है निलंबनकारी या निलंबन वीटो, और एक जेबी वीटो। वह विधेयक जो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज देता है
वह विटो निलंबनकारी विटो कहलाता है। लेकिन जब वो विधेयक संसद के पास जाने के पास पुनः लौटकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते और मान्य हो जाता, कानून बन जाता है। उसी आधार पर हम बात करें जे.बी. विटो, तो ध्यान रखें आप, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख लेता है और उस पर कोई अपना आंसर नहीं देता है, वह जे.बी. विटो कहलाता है। जे.बी. विटो का एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ जिसका एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह हमारे देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। सन है 1986 और किस मुद्दे से था? डाकघर विधेयक। तो यह हमें ध्यान रखना है। एक विटो और मैं बताता हूं आपको, अनुच्छेद 111 के साथ साथ यह अनुच्छेद कभी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखा आप। अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 के अंदर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, के लिए आरक्षित। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, वह स्वतंत्र है, चाहे उस विधेयक को निरस्त भी करवा सकता है। तो इसको अगर हम कहें तो निरंकुश वीटो पावर भी कह सकते हैं राष्ट्रपति का। क्या कह सकते हैं? निरंकुश वीटो पावर। तो ध्यान रखें आप, निलंबनकारी वीटो, जे.बी. वीटो, और तीसरा अगर हम बात करें तो इसको निरंकुश वीटो पावर भी कह सकते हैं, जो राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 201 के आधार पर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है और राष्ट्रपति उस वीटो पावर का प्रयोग करके हो सकता है उस विधेयक को निरस्त भी कर सकता है। इस कारण इसे निरंकुश वीटो के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप इन दो वीटो पावर को आपको ध्यान रखना है, निलंबनकारी वीटो और जे.बी. वीटो, और अनुच्छेद 201 को भी आप थोड़ा ध्यान रखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको लगता होगा कि सर अनुच्छेद को इतने क्लासों में विभाजित करके पढ़ा रहे हैं, एक क्लास में भी हो सकता है, लेकिन मैं अनुच्छेद के साथ साथ कुछ फैक्ट भी बता रहा हूं जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, उसके साथ साथ आप फैक्ट जो मैं बता रहा हूं आप उसको नोट करें। हो सके तो मेरी क्लास को पढ़ते वक्त उसको पेन कॉपी के अंदर भी आप लेकर नोट कर सकते हैं, ध्यान रखें आप। अब देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद लेते हैं हम, अनुच्छेद 112। इसके अंतर्गत ध्यान रखें आप, लोकसभा के अंतर्गत वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करना। अनुच्छेद 112 के आधार पर लोकसभा के अंतर्गत वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। कौन है हमारे देश के वर्तमान में वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, ध्यान रखें आप, निर्मला सीतारमन पिछली सरकार के अंतर्गत 16वीं लोकसभा के अंतर्गत हमारे देश की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं और वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अब देखें नेक्स्ट अनुच्छेद क्रमांक 117 मैंने आपको बताया अभी। 117 एक वित्त
विधेयक का उल्लेख। साथ में कुछ मैंने चर्चा की थी अनुच्छेद 118 की, अनुच्छेद 118। इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो फिर जो अध्यक्षता करता है वो राज्यसभा का उपसभापति करता है, और राज्यसभा का जो उपसभापति है वर्तमान में वह है हरिवंश नारायण। तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद हम ले रहे हैं 118 के बाद, जो मोस्ट आईएमपी हैं, काफ़ी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ध्यान रखें आप, जैसे अनुच्छेद 108 आईएमपी उसी प्रकार से 123 भी आईएमपी हैं। इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद के दोनों सदनों के कोई सत्र नहीं चल रहे हैं, उस दौरान राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हमारे देश के हित के लिए कुछ ऐसा कानून होना चाहिए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है उस कानून बनाने के लिए। साथ में कुछ मैं इस अनुच्छेद के साथ एक अनुच्छेद बताता हूं, अनुच्छेद 213, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की। दोनों साथ इस कारण बताया ताकि आपको याद हो सके। करने की शक्ति, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो चीज़ आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका निदान करेंगे। बस आप निरंतर हमारी क्लासों से जुड़े रहें। राजनीति विज्ञान के साथ साथ हम राजस्थान, जीके, मैथ्स, हिंदी सभी क्लासें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप निरंतर जुड़े रहें और जो पढ़ने वाले उनको भी बताएं ताकि वो इसका लाभ ले सकें। हाँ, नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 123 के बाद आईएमपी अनुच्छेद 124 1 to 4। इसके अंतर्गत ध्यान रखें आप, हमारे देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संरचना का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान। ध्यान रखें आप, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी लिखा मिल सकता है, उच्चतम न्यायालय। ज़्यादातर बच्चे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कंफ्यूज हो जाते हैं। उच्च हाई कोर्ट जो होता है राज्य के अंदर होता है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश के अंदर है। कहाँ स्थित है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली। कोई बताएगा कब की गई? 28 जनवरी 1950। इससे पहले कहाँ था? कलकत्ता था। ध्यान रखें आप, हम अलग लेंगे सुप्रीम कोर्ट, आपको बताएंगे आप उसके बारे में। ध्यान रखें आप। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना का जो प्रावधान है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है, और इसकी जो स्थापना की गई है वह 28 जनवरी 1950 को दिल्ली के अंतर्गत की गई। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वह हीरालाल जे कानिया थे। वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने से पहले फेडरल कोर्ट के मुख्य एवं अंतिम न्यायाधीश थे। अब देखें नेक्स्ट, अनुच्छेद 124 के बाद
आइए पे अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसको भी आप ध्यान रखें। आप नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए आप 130, अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को बताकर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ कहीं और स्थापित कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें आप, सुप्रीम कोर्ट जब से स्थापित हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद वह दिल्ली ही है। इसकी कोई इंडिया के अंदर खंडपीठ नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 30 के अंदर ये प्रावधान कर रखा है कि इसकी कई खंडपीठ स्थापित की जा सकती है या इसका स्थानांतरण किया जा सकता है कहीं और। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट अनुच्छेद 131, 131। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मूल या हम कह सकते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आते हैं। कभी एग्जाम आ जाता है निम्न में से उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, निम्न में से सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, तो उसकी आपको पहचान करनी है। तो उसके कुछ एक दो उदाहरण हमें आना बहुत जरूरी है। तो देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो आते हैं वह अनुच्छेद 131 के अंदर आते हैं। जैसे हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, दो राज्यों के आपसी विवाद, दो राज्यों के आपसी विवाद, या दो राज्यों के आपसी जो नदी जल विवाद हो सकता है, सीमा विवाद हो सकता है। तो ऐसे विवादों का हल किसी स्टेट का हाई कोर्ट नहीं करता है, वो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जैसे मान लो उदाहरण राजस्थान और गुजरात के अंदर आपसी विवाद है, तो हमारा राजस्थान का हाई कोर्ट इसे हल नहीं करेगा, ना गुजरात का हाई कोर्ट इसे हल करेगा। ये किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हुआ। ये चीज ध्यान रखें आप। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 131 के अंदर है। हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम डिटेल से लेंगे जब सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ेंगे। अब देखिए आप अनुच्छेद 132, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार आते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अपील की जाती हैं वह अनुच्छेद 132 के अंदर उल्लेखित हैं। ध्यान रखें, एक पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से अपीलीय न्यायालय, निम्न में से अपीलीय न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट ही अकेला अपीलीय न्यायालय नहीं है, हाई कोर्ट भी एक अपीलीय न्यायालय। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैं साथ इस कारण बता रहा हूं कि आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ही एक अपीलीय न्यायालय है, हाई कोर्ट भी एक अपीलीय न्यायालय, इसका ध्यान रखें आप। नेक्स्ट अनुच्छेद 137, 137 अनुच्छेद 137 के अंदर आईएमपी मान लें आप इसको, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उल्लेख है। न्याय का पुनः क्या करना है? अवलोकन करना है। न्यायाधीश के द्वारा कोई न्याय दे दिया जाता है तो उसका पुनः अवलोकन करना, इस बात का जो उल्लेख है
अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उल्लेखित हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट अनुच्छेद जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आप इसको वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी मान सकते हैं। अनुच्छेद 143 143, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, इसमें ध्यान रखें आप क्या उल्लेखित हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है। अब इसको थोड़ा समझे आप। अनुच्छेद 143 में क्या उल्लेखित है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। इस चीज का वापस ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है। अब परामर्श ले लिया उन्होंने, क्या दोनों परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं? यही क्वेश्चन बनता है। यह बनता है कि दोनों एक दूसरे से परामर्श लिए, लेकिन परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, निम्न में से भिन्न है, निम्न में से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यह उल्लेखित है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक दूसरे के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि दोनों परामर्श एक दूसरे से मांग सकते हैं, लेकिन परामर्श को दोनों मानने के लिए बाध्य नहीं है। और इस बात का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में आपको बताया। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद लेते हैं। हाँ, 143 के साथ साथ कुछ एक मैं आपको बताता हूं, 243 243, ताकि आपको 43 के हिसाब से याद हो जाए। 243 के अंतर्गत पंचायत राज और नगर निकाय, पंचायत राज प्लस नगरीय शासन जो है उनका प्रावधान है अनुच्छेद 243। और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख है। मैं आपको साथ बता दिया ताकि आप याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 143 के बाद 148 148, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है। नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है अनुच्छेद 148। एक अनुच्छेद हमने छोड़ दिया था पहले, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 उसके अंतर्गत महान्यायवादी पद का उल्लेख। जो सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चीज का ध्यान रखें आप। तो ये अनुच्छेद हमें ध्यान रखना है, जिसमें 243, 343, 148, 76 मैंने आपको साथ में बताए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारे अनुच्छेद इस क्लास के अंतर्गत अनुच्छेद 102 के बाद से हमने शुरू किया है और अनुच्छेद 148 तक आपको लेकर गए हम, और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम अनुच्छेद 148 से हम आगे लेंगे। आपको इस क्लास के अंतर्गत जो भी कुछ समझ में नहीं आया है, आपके डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। और आप निरंतर क्लास से जुड़ते रहिए। और आपके जितने भी मिलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हम इसी प्रकार से निरंतर आपके लिए क्लास से लेकर आएंगे। हम हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम ऑनलाइन आपको क्लासें भी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।